हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। कैसे आप सब लोग? चलो भाई जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओ फाइनली कितने लोग लाइव हैं। ईशा भाटी, वैभव, निकिता, नीतिश्री, रिया सिंह, कृष्णा मोरे, हर्ष, अश्री। यार सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो किसी के नाम का। ये नाम मुझे भी पता नहीं चल रहा क्या बोलना है बेटा तेरे नाम पर। अश्री, विकास, आयुष, वल्लभी, अक्षत गर्ग। तो फाइनली सभी लोग आ चुके हैं। आज की क्लास के बारे में जरा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज हमारा होगा सेकंड पार्ट जहां पे स्लाइड हमारी हिल जाएगी। चलो तो आज होगा पार्ट सेकंड हमारा। जब इसके बारे में बात करेंगे तो अभी तक हम लोग नेशनल पार्क्स, एलिफेंट, टाइगर रिजर्व्स, ये सब चीजें देख चुके हैं, बर्ड सेंचुरीज देख चुके हैं कुछ। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट, पावर, एनर्जी, इन सब को लेकर। ठीक है। यूनेस्को साइट, रामसर साइट वाले पार्ट के लिए परेशान मत होना। एक स्टैटिक वाले पार्ट का अलग से लेक्चर होगा जहां पे हम लोग बाकी सब कवर करेंगे। ठीक है। पर आज थोड़ी बहुत चीजें वो कवर करेंगे जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो तो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ जो पार्ट है सबसे पहले आज उसको कवर करेंगे। एंड स्टैटिक वाले पार्ट को भी हम लोग कवर करेंगे। स्टैटिक के लिए एक अलग से आपकी क्लास होगी डेडिकेटेड वहां पर। सर व्हाट इज ह्यूमिड क्लाइमेट? अच्छा जी, ह्यूमिड क्या होता है? ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? तेजस आई, क्या नाम है? तेजस, बताओ भाई ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिड तो क्या बोलोगे? ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? सिंपली बताओ क्या बोलोगे तुम? ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, देखो साउथ इंडिया में जब भी हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? जब भी हम लोग साउथ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो हमको कैसी कंडीशन दिखाई देगी? हमको दिखाई देगी उमस, है ना? उमस। हमको दिखाई देगी आर्द्रता। इसको क्या हो गया? अब हम इधर क्यों नहीं चल रहा है? हमको दिखाई देगी क्या? हमको दिखाई देगी आर्द्रता। क्या दिखाई देगी? आर्द्रता। जब भी ये कंडीशन हो, जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें जिसमें हवा में पानी आ जाए, हवा में क्या हो? पानी आ जाए, नमी आ जाए। किसमें? अरे क्या हो गया इसको? क्या बोला मैंने? जब हवा में क्या आ जाए? नमी आ जाए। नमी किससे आती है? पानी से आती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमिड बोलेंगे। अब जब ह्यूमिड क्लाइमेट बोला जा रहा है तो ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब ही क्या है? ऐसी कंडीशन, ऐसा क्लाइमेट जहां पर नमी हो हवा में। ठीक है। और नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है? साउथ इंडिया की बात करते हैं ऐसे में। क्लियर है? बिल्कुल सही। और एयर कंटेन मॉइस्चर ही, बिल्कुल सही। सर आपने जो डैम कराए थे इन लेक्चर 9, क्या वो इनफ हैं या और भी हैं? वैसे तो वो इनफ है पर यहां पर कुछ और बता दूंगा। वैसे सिमिलर ही चीज है, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है तेजस, पता चल गया? चलो
फाइनली अब हम लोग आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जरा, क्या कहानी है आज के टॉपिक की। सबसे पहले हमारी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में टोटली अभी 7 मेजर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं जो कि वर्किंग है। अब ये 7 मेजर कौन से हैं? सबसे पहले काकड़ापाड़ा, ठीक है, 1993 में स्टैब्लिश हुआ गुजरात में, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कब हुआ और कहां पे हुआ, ठीक है। कलपक्कम 84 में तमिलनाडु, ठीक है। नरोरा 1991 में नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला था, ठीक है। कहां? उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में फर्स्ट। ये इधर चल क्यों नहीं रही मार्कर? ठीक है, अरे ये भाई यहां पे चल क्यों नहीं रहा मार्कर इस एरिया में? नहीं, यहाँ पे चल ही नहीं रहा, यहाँ पे चल रहा है, ऐसे चल रहेगा, पर अगर यहाँ से लिखना शुरू करूँ नहीं चलेगा। इधर चलेगा, इतने एरिया में नहीं चल रहा, इधर चल रहा है, इतने एरिया में नहीं चल रहा यहाँ पर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम फिलहाल इतने से काम चला लेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे यार, उत्तर प्रदेश। नॉर्थ इंडिया में क्या है? फर्स्ट है, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, रोशनी बेटा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियर होता है उससे एनर्जी जनरेट की जाती है, ठीक है। एक ग्राम जो न्यूक्लियर होता है वो बहुत सारी एनर्जी क्या कर सकता है? बना सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो न्यूक्लियर होता है, थ्योरियम होगा, न्यूक्लियर होगा, उससे क्या किया जाएगा? एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है, वैसी अब उतनी सारी एनर्जी बॉम्ब बनाने के लिए यूज हो रही है, उससे अच्छा उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लो। तो हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियर से एनर्जी बनाते हैं, जिससे बिजली बनती है, वो बिजली आपके घर में पहुंचती है, आप लोग फोन चार्ज करते हो, तो फोन चार्ज हो जाता है, फिर आप मुझको देख पाते हो, और फिर मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं न्यूक्लियर एनर्जी आपको पढ़ा पा रहा हूं, ठीक है। अच्छा अंकित बेटा, अभी तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम अपने सिलेबस से अलग करो, बट फिलहाल अभी तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बाद में हम लोग अलग करेंगे अपने सिलेबस में से। चलो फाइनली हमारे लिए अभी इतना जरूरी नहीं है, वो फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आ जाएगा, ठीक है, कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन, हाउ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन वर्क्स, उसमें कैथोड रेज कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। हार्ड वाटर यूज हो रहा है एज अ कूलेंट, किसका यूज हो रहा है, वो सब फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो फिजिक्स में आ जाएगा। अभी फिलहाल हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब नो डाउट जितने भी प्लांट्स आपके समुद्र के किनारे हैं तो वहां पे एज अ हार्ड वाटर यूज होगा, कूलेंट, ठीक है। और जो आपके मतलब लैंड एरियाज में, वैसे मतलब नॉर्थ इंडिया के रीजन में, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स का यूजेस किया जाता है, उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, ठीक है, उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्व करने के लिए। फिर आता है कहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ईयर 2000 में स्टेब्लिश हुआ, कहां पे? कर्नाटक में। फिर आता है राजस्थान न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जिसे हम लोग रावत भाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रावत भाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रावत भाटा भी बोलते हैं। 1973 राजस्थान, ठीक है। फिर आता है तारापुर, ये 1969, और ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट है। और तारापुर क्या है? ये एटॉमिक रिसर्च फैसिलिटी भी है। क्या है? एक रिसर्च फैसिलिटी भी है, ध्यान रखना। क्या है? एक रिसर्च फैसिलिटी भी है। क्या? एक रिसर्च फैसिलिटी भी है। फिर आता है कौन सा? कोडाकुलम, तो ये 2003 में तमिलनाडु, ठीक है, 2000 मेगावाट। आगे बात करते हैं कहां कहां पर सैचुरेटेड है। तो ये यूपी में, ठीक है, राजस्थान, रावत भाटा वाला राजस्थान में। फिर आता है कौन सा?
काकड़ापाड़ा, तो ये गुजरात में आपका है। फिर आता है तारापुर, ये आपका महाराष्ट्र में है। फिर आता है कैगा, ये आपका कर्नाटक में है। फिर आता है तमिलनाडु, ठीक है, मद्रास वाला पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि भाई और कौन कौन से हैं जो फ्यूचर में आ रहे हैं, है ना, नए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो कौन से हैं, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट मेगावाट्स याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने मेगावाट का है क्या है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, वो आप लोग छोड़ दीजिए फिलहाल। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जानने की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है कि वो कितनी कैपेसिटी का वैसे मेगावाट में होता है, बट वो अभी फिलहाल हमारे लिए जरूरी नहीं है। वैसे आपके सामने यहाँ पे आ भी गए। अब नए जो आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले कौन सा है, मिठाई वर्दी, जो कि गुजरात में आएगा। कहां पे आएगा, गुजरात में आ रहा है। ठीक है, फिर आता है कौन सा, जैतपुरा। जैतपुरा कहां पर आ रहा है आपका, महाराष्ट्र में। यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। गुजरात, जैतपुरा, यह आएगा आपका कहां पर, महाराष्ट्र में। कहां पर आपके, महाराष्ट्र में। फिर आता है कौन सा, कवोड़ा। कवोड़ा आता है आपका कहां पे, आंध्रा में। आंध्रा में। फिर आता है कौन सा, बरगी। बरगी आएगा आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। फिर आता है हरिपुर। हरिपुर आता है आपका वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे चल नहीं रहा यार, ये फिर से सेम दिक्कत। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। नरोरा आपको पता ही है। फिर आता है कौन सा, कुम्हरिया। कुम्हरिया आएगा आपका हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में। क्लियर है। तो ये आपके नए पावर प्लांट्स हैं जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट क्या कर रही है, टारगेट कर रही है, जिनको क्या करना है, यहां पर बनाना है फिलहाल हमको। क्लियर है, क्लियर है। देखो अब यहां पर ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि सर मैप रीडिंग कैसे सीखे। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोगों को लगता है कि यार अपने को ही पता होना चाहिए मैप रीडिंग कैसे करें। सबसे पहली चीज अगर कोई करनी है मैप रीडिंग में, तो वो ये कि आपको इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको इंडिया के बॉर्डर्स पता होंगे, फिर आप स्टेट्स के बारे में जानो, कहां पर कौन सा स्टेट है, कहां पर उसकी कैपिटल है। ठीक है, हाँ नरोरा यूपी में, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और ये पहले से स्टेब्लिश है। यहां पे हम लोग बात करें न्यूएस्ट कौन से आ रहे हैं, जो न्यू आ रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रपोज्ड है, आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, जब आपको ये चीज पता चल गई, स्टेट्स पता चल गई, स्टेट्स की कैपिटल पता चल गई, अब उसके बाद दूसरी चीज क्या टारगेट करनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि आपके माउंटेन्स कहां पर हैं, रिवर्स कहां पर हैं, प्लेटूज कहां पर हैं। ठीक है, अगर वो चीज पता चल गई तो ऑलमोस्ट समझ लो कि आपको मैप रीडिंग में 50% चीजें पता चल गई। कितनी, 50% चीजें पता चल गई। तो शुरुआत हमेशा ऐसी करो मैप रीडिंग से, बाद में आप उसमें जो चाहो वो चीजें न्यू एड ऑन करते चले जाओ, पर सबसे पहली चीज अगर कुछ पता होनी चाहिए तो ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स के लिए यहां पे सबको कंफ्यूजन हो जाती है, सबको कंफ्यूजन होती है, पर तुम्हारे सर को कोई कंफ्यूजन नहीं होती। मैं आंख बंद करके पूरा का पूरा भारत का नक्शा बना सकता हूं, आंख बंद करके बना सकता हूं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है, क्लास के लास्ट में वो भी करके दिखाऊंगा, विद ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स के साथ आंख बंद करके पूरा का पूरा भारत का नक्शा बनाऊंगा। जहां पर जो स्टेट्स होता है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही ड्रॉ करूंगा, परफेक्टली एकदम, चिंता मत करो। हाँ, आप तुम कहोगे सर ये वाला स्टेट ऐसे 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 था, आपने ऐसा कर दिया, तो ये मत बोलना, बॉर्डर से एकदम परफेक्टली जहां पर जो स्टेट है वहीं पर दिखाऊंगा तुमको। चलो फिर बात करते हैं हम लोग डैम्स के बारे में। किसके बारे में, डैम के बारे में। अब देखो इंडिया में वैसे तो बहुत सारे डैम है, और आज के टाइम पर हमको इनका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है जब से हमको पता चला है किसके बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। हमको पता चल रहा है हमारे पास डैम्स होने चाहिए थे इंडस रिवर पर और उसकी हेल्पिंग रिवर्स पर। अगर होते तो हम क्या करते, आज पूरी की पूरी इंडस वाटर ट्रीटी एंड कर देते, सस्पेंड नहीं करते, एंड ही कर देते। ठीक है, एंड ही कर देते हम, बट हमें कहीं ना कहीं इसका वैल्यू पता चल रही है। पर चलो ठीक है, वैल्यू पता चल रही है वो एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया में टोटल कितने डैम पता चल रहे हैं हमको,
सोचो इतने सारे डैम है इंडिया में, इतने सारे डैम है इंडिया में, ठीक है। सबसे जो मेजर डैम है वो कितने हैं, 447, बट आज के टाइम पर इनसे भी कहीं ज्यादा है। मेनली इन डैम्स का जो काम होता है वो क्या होता है, वाटर को स्टोर करना, ठीक है, फ्लड कंट्रोल करना, पावर जनरेशन, ठीक है, रिजर्वायर्स तैयार करना, इरिगेशन करना, ये सारे काम क्या है एक्चुअल में इनके मेजर काम है, ठीक है। इंडिया में जो मेन काम किया था वो दो ही है, एक इरिगेशन और ड्रिंकेबल वाटर, और दूसरा पावर जनरेशन। हम लोग दो ही चीजों के लिए करते हैं, हम लोग दो ही चीजों के लिए क्या करते हैं, डैम्स का यूज कर रहे हैं। सबसे पहला काम इरिगेशन और दूसरा काम पावर जनरेशन। पावर जनरेशन इंडिया में डैम्स के थ्रू बहुत कम हो पाता है, हो पाएगा तो तभी हो पाएगा जब वो माउंटेन से नीचे आ रही हो रिवर। तो माउंटेन्स के रीजन में जितने डैम बना सकते हैं वो ही हमारे लिए क्या है, सबसे ज्यादा फ्रूटफुल कंडीशन है, सबसे ज्यादा फ्रूटफुल कंडीशन है। पर हम लोग इतने सारे डैम्स बना नहीं पा रहे, अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये कि यार इतने डैम हम लोगों ने बना ही नहीं रखे। हमारी नॉर्दर्न बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जो बिल्कुल हमारे लिए यूजलेस हो जाती हैं, ठीक है। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतने डैम नहीं बना रखे। वो पानी आता है इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो गया, वरना फिर वो समुद्र में चला जाता है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अब सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो ये आज के टाइम पर टेहरी डैम है जो कि उत्तराखंड में है। टोटल हाइट कितनी है, 26015 मीटर, ठीक है। कौन सी नदी पर है, तो एग्जैक्ट भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड, ठीक है। 2006 में इसका पहला फेज शुरू हुआ था एंड आज के टाइम पर फाइनली काफी हद तक कंप्लीट है। एंड इसके और कई फेजेस हैं जो अब तैयार हो रहे हैं, मतलब एक डैम केवल नहीं बनता, उस डैम के साथ मल्टीपल डैम्स बनाए जाते हैं ताकि पानी को लेयर टू लेयर रोका जा सके, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। फिर आता है लॉन्गेस्ट डैम, हीराकुंड उड़ीसा। इसकी टोटल वैसे लंबाई देखोगे तो करीबन करीबन 4 किलोमीटर के आसपास है। कितनी, 4 किलोमीटर। कहां पर है, महानदी पर है, उड़ीसा में। 1953 में इसको क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था हम लोगों ने। फिर आता है ओल्डेस्ट डैम, कौन सा है, ठीक है, कलानई डैम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री अभी हम लोग नेक्स्ट, आज ज्योग्राफी हमारा खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी हिस्ट्री की शुरू होगी। तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो हमको वहां पे पता चलेगा क्या एक पर्सन थे जिनका नाम था करई कलन। ये जो करई कलन थे इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, सबसे पहला डैम एस्टेब्लिश किया था कावेरी रिवर पर, ठीक है। कौन से एम्पायर से थे, चोला एम्पायर से थे। कौन से, चोला एम्पायर से थे। किससे थे, चोला एम्पायर से थे। तो कावेरी रिवर तमिलनाडु 1000 BC से लेकर 1000 AD के बीच में कहीं ये एस्टेब्लिश हुआ था, एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है। बट सबसे बड़ी बात क्या है, आज भी एट प्रेजेंट ये क्या है, वर्किंग डैम है। अभी भी वर्किंग कंडीशन में ये डैम, सोचो कितने हजार साल पुराना डैम है, 2000 साल करीब पुराना डैम है, और आज भी वर्किंग है, आज भी वर्किंग है। अब ऐसा नहीं है उसी की कंडीशन में होगा, नहीं, मेंटेनेंस इस पे बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे मेंटेनेंस के बाद फाइनली ये इस कंडीशन में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो संगम एरा के आसपास का टाइम पीरियड है, ध्यान रखना, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं एक एक करके। डैम्स को याद करना आसान इसलिए, कई सारे डैम ऐसे होते हैं जिनका नाम रिवर के नाम से पड़ जाता है, तो आपको याद करने की दिक्कत नहीं, रिवर के नाम से याद करना है। जैसे दामोदर, तो दामोदर रिवर पर है, किसके लिए, पावर एंड इरिगेशन के लिए यूज होता है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में, सिंपल है, ठीक है। भाखड़ा नागल सतलज रिवर पर है, ठीक है, पावर एंड इरिगेशन पंजाब एंड हिमाचल, पंजाब एंड हिमाचल। भाखड़ा आपका हिमाचल में और नगला आपका पंजाब में, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश और ये आपका पंजाब। फिर आता है हीराकुंड महानदी, पावर इरिगेशन उड़ीसा में। फिर आता है नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर, पावर एंड इरिगेशन अगेन कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कहां पर है, आंध्र प्रदेश। फिर आता है चंबल, चंबल पावर एंड इरिगेशन एमपी एंड राजस्थान। अब ये जो है चंबल रिवर पर ध्यान रखना, चंबल पर केवल एक डैम नहीं है, इसके ऊपर 3 डैम है। एक्चुअल में देखा जाए तो 4 रहे हैं वैसे तो, पर फिलहाल आपको 3 याद रखने। कौन कौन से, सबसे पहले
गांधी सागर। पहला जवाहर सागर, राणा सागर एंड गांधी सागर। इसके अलावा एक और है जिसका नाम क्या है, कोटा बैराज। कौन सा, कोटा बैराज। तो ये आपको याद रखना है। और ये मेनली पावर के लिए कम इस्तेमाल होता है, इरिगेशन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। इसका मेन यूज किसके लिए होता है, इरिगेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, इरिगेशन। इरिगेशन मींस, अरे यार ऐसे तो काम मत कर भाई, एयरफोर्स में जा रहे हो, अधिकारी बनने जा रहे हो यार, इरिगेशन नहीं पता भाई, दिल को बड़ी तकलीफ हो रही है यार। सिंचाई जिसको बोलते हैं, सिंचाई, सिंचाई। पावर मतलब बिजली बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर है। बेटा वो तो चोला डायनेस्टी दूसरी वाली है, वो आगे चलकर आई है, वो 900 बीसी में आई है बेटा। तेजस, तुम चोला एम्पायर बहुत लंबे टाइम तक रहा है, तुम दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, चलो। उकई डैम, तापी रिवर, मेनली इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। ठीक है, फिर आता है मालप्रभा। मालप्रभा, मालप्रभा रिवर पर है, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में। नेक्स्ट आता है इडुकी डैम, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछा जा चुका है ये डैम। पेरियार रिवर पर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है, केरल में। कहां पर, केरल में। फिर आता है सरदार सरोवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाता है। यहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, सबको पता है। कहां पर है, नर्मदा रिवर पर है, पावर एंड इरिगेशन। कहां पर है, गुजरात। किस जगह, गुजरात में। और अगर रिवर देखी जाए तो आपको पता ही है, नर्मदा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है माता टीला। कौन सा, माता टीला। कौन सा, बेतवा रिवर पर, पावर एंड इरिगेशन, यूपी एंड एमपी, यूपी एंड एमपी में। फिर आता है कौन सा, टेहरी डैम। टेहरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, भागीरथी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उत्तराखंड। फिर आता है निजाम सागर। अब आप कहोगे सर ये टेहरी डैम आपने वहां पे बताया था 2006 में फर्स्ट फेज, और यहाँ पे लिखा 1961, इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में इनिशियल स्टार्टिंग यहां से हुई है, बट 2001 में इसका फर्स्ट फेज वर्किंग कंडीशन में आया है, तो बहुत लंबा टाइम लगा है। इंडिया के साथ सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज यही है कि इंडिया में डेमोक्रेसी इज लाइक अ शिट, आई एम सॉरी मेरे शब्दों के लिए, पर इंडिया में कई बार डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा विध्वंसक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया में ऐसे हजारों कई प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअल में बहुत पहले काम करने शुरू कर देने चाहिए थे, पर ये डेमोक्रेसी आपको स्वतंत्रता देती है, आजादी देती है विरोध करने की, और विरोध ऐसा होता है जिससे हजारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है। उसका एक एग्जांपल सरदार सरोवर डैम भी है। मे भी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे एक महिला को जिनका नाम है मेघा पाटकर। इवन एनसीईआरटी की किताबों में तो कई बार इनको समाज सुधारक, इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते थे हम लोग। सोचो मैं क्यों लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को इतना ज्यादा मैं ब्रूटली क्यों लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को विरोध करता हूं, उसके पीछे रीजन है। अब यहां पर इसका सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सरदार सरोवर के लिए, इसी सरदार सरोवर के लिए एक वो चला था जिसका नाम था नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जो नर्मदा बचाओ मूवमेंट है, आंदोलन है, ये शुरू किया था मेघा पाटकर ने। मेघा पाटकर, शायद हाँ यही है, मेघना पाटकर, मेघा पाटकर, मेघा पाटकर ही है। उस लेडी ने ये मूवमेंट शुरू किया था इस टाइम पर जब ये शुरू हो रहा था 1979 में। अब ध्यान से सुनना, 1979 में इस फीमेल ने वहां के लोगों को उकसाया
कि यहाँ पे डैम बना देंगे, पानी रुक जाएगा, आपके घरों में सिंचाई कैसे होगी। इतना उकसाया कि लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। 1979 से लेकर कब ये बनके तैयार हुआ फाइनली, कब हुआ है, 2017 में या 18 में हुआ है ना, 2018 में शायद हुआ है कंप्लीट, वर्किंग कंडीशन में है। सोचो करीबन करीबन कितने साल निकल गए, 40-45 साल। मेधा पाटकर, हाँ, इतने सालों तक सोचो कितने सारे लोगों को इस डैम के थ्रू जॉब मिल सकती थी, वो जॉब खत्म। कितना सारा, कई मिलियन टन पानी, गैलन टन वाटर, जो भी तुम बोलना चाहो, वो सारा पानी वेस्ट हो गया, समुद्र में चला गया। उस पानी का इस्तेमाल हम लोग इरिगेशन के लिए कर सकते थे, उस पानी का इस्तेमाल हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कर सकते थे, उस पानी का इस्तेमाल हम लोग लोगों की प्यास बुझाने के लिए कर सकते थे। वो सारा का सारा पानी वेस्ट हो गया, सिर्फ एक मूवमेंट की वजह से। एक सिंगल मूवमेंट, एक फीमेल जिसने हजारों लोगों की नौकरियां खा गई, लाखों करोड़ों टन पानी बर्बाद कर दिया, इवन गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद किया, वो अलग। यही सबसे बड़ा रीजन है कि समटाइम्स आई रियली हेट डेमोक्रेसी। अनफॉर्चुनेटली ये भी है ना, आप खुद सोचो, अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, तो आप लोग, कई लोग थोड़ा सा हैरान रह जाओगे इस चीज से, आप लोग खुद यहां पर थोड़ा सा शॉक हो जाओगे। सर, इज अवर ऑल डैम्स इज कैपेबल टू जनरेट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और एवरी डैम हैव अ डिफरेंट पर्पस। बेटा, हर डैम का डिफरेंट पर्पस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। हर्ष, यहां से भी आपको समझ में आने जानी चाहिए बात। अगर हर जगह अलग अलग चीजें लिखी है, इसका मतलब हर डैम का एक अलग अलग पर्पस है, पीछे भी वही चीज लिखी हुई है ना। लॉजिकली थोड़ा सा सोचो। तुम लोग, तुम में से कई लोग बोलते होंगे, कई लोग ये बोलते भी होंगे, पर्सनल प्रॉब्लम का तो पता नहीं, बट हाँ ये है कि पॉलिटिकल एजेंडा जरूर था, पॉलिटिकल एजेंडा जरूर था। फॉर एग्जाम्पल मान लो आज के टाइम पर, अब मैं इस चीज़ को बोलूंगा तो तुम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोलोगे, अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो मतलब ऐसी बात कर रहे हो, आप तो गलत बोल रहे हो। हम में से बहुत सारे लोग, मे भी तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहते होंगे सर अडानी गलत है ना। पर अडानी का सबसे ज़्यादा विरोध कब शुरू हुआ पता है? अडानी का सबसे ज़्यादा विरोध तब शुरू हुआ जब अडानी पावर ने इजराइल का जो पोर्ट है वो अपने पास ले लिया था। इजराइल पोर्ट को लिया था अपने पास, और इजराइल पोर्ट के साथ साथ अडानी ने श्रीलंका का एक पोर्ट खरीदा था, शायद इजराइल का हाइफा पोर्ट है। जब इन दो पोर्ट्स को खरीदा अडानी ने, उसके बाद अडानी का सबसे ज्यादा विरोध होना शुरू हुआ। उससे पहले क्यों नहीं हुआ? जिस पोर्ट को श्रीलंका में खरीदा है, उसका एक्चुअली पूरा पोर्ट नहीं खरीदा है, एक छोटा सा पार्ट खरीदा। कोलंबिया जो पोर्ट है उसका केवल एक छोटा सा पार्ट, एक जो हैरियर होता है उसको खरीदा है, जहां पे पोर्ट में शिप खड़े होते हैं, उस पार्ट को खरीदा है। तो अडानी ने जब श्रीलंका में खरीदा तो श्रीलंका में किसका कंट्रोल था? चाइना का। चाइना वो कंप्लीट पोर्ट अपने हाथ में लेना चाहता था, बट उसका एक पार्ट चाइना किसने ले लिया? यहाँ पर अडानी ने ले लिया। तो विरोध शुरू हो गया। यहाँ पे इजराइल का जो हाइफा पोर्ट था उसके लिए बिड की थी किसने? चाइनीज शिपमेंट जो था उसने की थी, पर वहां पर वो बिड हार गया और किसके पास चला गया? अडानी के पास चला गया। तब से ये पीछे पड़े हैं इसके, अडानी पोर्ट के। और एक्चुअल रियलिटी है, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को नहीं नजर आता, ना हमको ये चीज कोई बताएगा, ना हम लोग देखना पसंद करेंगे। हमको सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा चाहिए। अगर सही मायने में देखोगे तो ये सबसे बड़े रीजन थे जब अडानी का विरोध यहाँ पे शुरू हुआ। सबसे पहले यहां से, इन दो इवेंट्स से सबसे ज्यादा शुरू हुआ अडानी का। और हाइफा पोर्ट बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, हमारा ट्रांसशिपमेंट बहुत बड़े लेवल पे होता है, समझे? क्लियर है? समझे? तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर तुम लोग थोड़ा सा डीपली जियो पॉलिटिक्स को समझोगे तो तुम्हें बहुत कुछ नजर आएगा। ठीक है,
कि हम लोग क्यों गवर्नमेंट में लोग इस तरीके से विरोध करने लगते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा, ठीक है। खैर फाइनली यहाँ पे बात करते हैं आगे, अभी फिलहाल इससे बाहर निकलते हैं। पर ध्यान रखो, देश की डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो देश के लिए नहीं, हमारे लिए भी ज़रूरी है, वो हमारे लिए भी ज़रूरी है। अभी हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा। एक क्वेश्चन तुम लोग अपने आप से पूछो, हम लोग कभी कभी इंडिया और चाइना को आपस में कंपेयर करते हैं, तो जब तुम कंपेयर करते हो तो ये भी पूछो, क्या चाइना में डेमोक्रेसी है? नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी है? हाँ, इसीलिए चाइना डेवलप है। फिर तुम कहोगे सर बट यूरोप भी तो डेवलप है, अमेरिका भी डेवलप है। तो यूरोप और अमेरिका डेवलप है, क्या वहां पर डेमोक्रेसी है? बिल्कुल है। इंडिया में डेमोक्रेसी है? बिल्कुल है। पर इंडिया और यूरोप और अमेरिका की डेमोक्रेसी में जमीन आसमान का अंतर है। वी आर सोशलिस्ट एंड दे आर कैपिटलिस्ट, तो जमीन आसमान का अंतर है। वो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है इसलिए डेवलप है, हम लोग सोशलिस्ट हैं इसलिए हम लोग डेवलप नहीं है, ध्यान रखना। फाइनली निजाम सागर मंजरा रिवर पर है, जो कि इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है तेलंगाना में। फिर आता है शिव समुद्रम, कावेरी रिवर पर है, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में, ठीक है। इंडिया का सबसे ज्यादा जो पहला डैम इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स, तो वो भी एक्चुअल में यही था। फर्स्ट डैम के रूप में अगर हम लोग किसी को देखते हैं तो वो यही है। वैसे तो करईकलन भी हमको मिलता है, बट ये डैम ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे भवानी सागर तमिलनाडु में भवानी रिवर पर है, ठीक है। तुंगभद्रा डैम कर्नाटक तुंगभद्रा रिवर पर है, ठीक है। रिहंद डैम उत्तर प्रदेश में रिहंद रिवर पर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मिठौन डैम झारखंड बराकर रिवर पर है, ठीक है। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर पर है, ठीक है। बिलासपुर डैम राजस्थान में बनास रिवर पर है। फिर आता है मेटोर डैम तमिलनाडु में कावेरी रिवर पर है। ये दोनों डैम में पानी रखने के लिए, पानी के लिए किस किस के बीच में लड़ाई होती रहती है? तमिलनाडु और कर्नाटक में लड़ाई होती रहती है। और यही रिवर है जो क्या है, मोस्ट डिस्प्यूटेड है। अच्छा इधर तो चल ही नहीं रहा, है क्या है, मोस्ट डिस्प्यूटेड है। मोस्ट डिस्प्यूटेड है, क्यों है मोस्ट डिस्प्यूटेड? बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यही एक रिवर है जो पानी की सप्लाई को इतने ही इजीली प्रोवाइड करवा सकती है। फिर आता है कौन सा, कृष्ण नागार्जुन सागर कर्नाटक कावेरी रिवर पर, अगेन ये पीछे हम लोग देख चुके हैं। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर पर, ठीक है। चिरंथ्रोनी डैम कर्नाटक, ये पूछा हुआ है, ठीक है, चिरंथ्रोनी रिवर पर। एंड फिर आता है नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं कृष्णा रिवर पर। क्लियर? बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं करती, जितने भी रिवर्स को लेकर, यहां पर ये भी ध्यान रखना, जितने भी रिवर डिस्प्यूट्स होंगे, वैसे अभी हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे ये बात, जितने भी रिवर डिस्प्यूट्स होंगे उसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल है, रिवर ट्रिब्यूनल अलग से बनाया गया है, ठीक है। हैंडल बाय डिफरेंट ट्रिब्यूनल। मेनली ज्यादातर जो है वो किसके लिए आएगा आपका? कावेरी रिवर के लिए। क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। एंड आई विल ट्राई कि कल आपको एक एक्स्ट्रा क्लास मिल जाए, मतलब कल वाली क्लास हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन सीरीज की रखें, हिस्ट्री की ना रखें। मैं एक बार बात करता हूं टीम से, तो कल हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आते हैं हमारे वाटरफॉल, सारा केवल आज की क्लास में केवल रट्टा मारने वाला काम है और कुछ नहीं है, ध्यान से देख लो जल्दी जल्दी। सबसे पहले आता है कौन सा? कुचिकल झरना, कुचिकल वाटरफॉल लार्जेस्ट वाटरफॉल है जो कि वराही रिवर से क्या होता है, तैयार होता है। कहां पर है? कर्नाटक में। फिर आता है कौन सा?
बेरही पानी कहां पर है? ये बुधवा लंगा रिवर से क्या होता है? कंस्ट्रक्ट होता है। और ये कहां पर है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। फिर आता है कौन सा? नोक्रेक फॉल, नोक्लिही फॉल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो रही हो मेरे से, तो हाईएस्ट वाटरफॉल है। और ये कहां पर है? मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में। और इस वाटरफॉल की खास बात क्या है कि ये वाटरफॉल तैयार होता है किससे? रेन से। जो बारिश हो रही है उस बारिश के पानी से इतनी पानी बरसता है, इतना पानी बरसता है कि ये वाटरफॉल तैयार होता है। ठीक है, कहां पर है? खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। फिर आता है कौन सा? नो सिंखी वाटरफॉल, 315 मीटर की हाइट पर है और ये भी खासी हिल मेघालय में। फिर आता है कौन सा? दूध सागर, मांडोवी रिवर पर, गोवा में। फिर आता है कौन सा? केनरम फॉल उमियम रिवर पर है और ये भी खासी हिल्स मेघालय में। मेघालय में ज्यादातर जो वाटरफॉल होंगे वो रेनफॉल और छोटी मोटी जो नदियां होंगी उनसे तैयार होंगे। फिर आता है कौन सा? मीनमुटी वाटरफॉल, ये कहां पर है? आपके केरला में। कहां पे? वयनाड डिस्ट्रिक्ट में। किस जगह पर? वयनाड डिस्ट्रिक्ट में। वेमनपुरम रिवर से क्या होता है? ये तैयार होता है। नेक्स्ट आता है कौन सा? तलायर फॉल। थलायर फॉल के बारे में बात करेंगे तो मंझाला रिवर से है और ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। फिर आता है बराकर, तो ये सीथा रिवर से क्या होता है? तैयार होता है और ये कर्नाटक में। फिर आता है जोग फॉल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉल्स में से एक है। एक टाइम पर ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल था पर आज के टाइम पर नहीं है। जो भी नई नई डिस्कवरीज होती रहती हैं, रिसर्च होती रहती है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है? श्रमवती रिवर है कर्नाटक में। क्लियर? तो ये 10 क्या है? सबसे बड़े वाटरफॉल्स है जो आपको पता होने चाहिए। हाँ, चाइना हैव अ डैम विच इफेक्ट ऑन अ अर्थ रोटेशन, जिसका नाम है जॉर्ज डैम। ठीक है, वैसे हम लोग जब हिस्ट्री ज्योग्राफी शुरू की थी तब वहां पर भी हम लोग जब अर्थ की रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो वहां पे आया था। ठीक है, अब कौन सा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबसे पहला वाला जो डैम बताया वो ये सीक्वेंस के हिसाब से ही बताए। ये डैम्स मैंने वाटरफॉल मैंने आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बताया। तो आज के टाइम पर जो है आपका कौन सा है? कुचिकलन वाटरफॉल है जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट है, ये अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस है, ध्यान रखना। और यहां पर आप देख भी सकते हो कितनी हाइट पर है। तो ये 455 मीटर की हाइट से नीचे गिर रहा है एंड धीरे धीरे रेंज क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, हाइट कम होती चली जा रही है। ठीक है, फिर आता है मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, तो अगर हम लोग बात करें मेनली जो हमारे मिनरल्स होते हैं, जो भी मिनरल्स होंगे, जहां पर भी मिनरल्स निकलेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज एक्चुअल में वहीं पर जाकर क्या होती हैं? स्टेब्लिश होती हैं। भाई मेनली पुराने टाइम पर क्या होता था? जहां से भी खुदाई हो रही है, जहां से भी माइनिंग हो रही है, मेनली मिनरल्स का मतलब ही क्या है? माइनिंग से है ना। जहां पर भी माइनिंग हो रही है वहीं आसपास क्या बन जाती थी? सारी सारी इंडस्ट्रीज आ जाती थी। क्या आ जाती थी? इंडस्ट्रीज आ जाती थी, है ना। तो माइनिंग क्या करती है? इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि माइनिंग से होता है मिनरल और मिनरल्स का यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। तो यहां पे हमारे पास 3 ऐसी रेंजेस हैं, एक नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, एक नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू रीजन और एक नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है, तो 3 मेजर रेंजेस हैं, 3 मेजर एरियाज हैं जहां पर मेन बेल्ट है। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज होती हैं 2 तरीके की। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री होती है 2 तरीके की। माइनिंग वाली इंडस्ट्री पता चल गई, तो ये कौन सी होगी? ये मिनरल बेस्ड है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। पर कुछ इंडस्ट्री आज के टाइम पर नई डेवलप हुई हैं जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है। कैसी है? एग्रीकल्चर बेस्ड। तो एग्रीकल्चर बेस्ड जहां से रॉ मटेरियल मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। ठीक है, और माइनिंग बेस्ड जहां से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है किसका? अदर मेटल्स को बनाने के लिए, अदर इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, आयरन और स्टील, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब चीजें मिल रही हैं। और दूसरा एग्रो बेस्ड है जहां से आपको एग्रीकल्चर चीजें मिल रही हैं। तो 2 तरीके की इंडस्ट्री होती है, ये सबको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये लो कैपिटल है, लेस क्या कैपिटल वाली है, और ये हाई कैपिटल वाली है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत लगाना पड़ेगा उसके बाद रिटर्न आएगा। यहाँ पे कम पैसा लगाना पड़ेगा, रिटर्न थोड़ा ज्यादा आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रॉ मटेरियल है, यहाँ पर भी रॉ मटेरियल है।
क्लियर है दोनों चीजें, ध्यान रखना। पर दोनों ही किस में आएंगी, आपकी प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ये भी ध्यान रखना। चलो अब इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि पुराने टाइम पर तो ऐसा होता था केवल और केवल हम लोग इंडस्ट्री इसी को मानते थे, पर आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर हर जगह इंडस्ट्री है, हर जगह इंडस्ट्री है। तो जैसे अगर हम बोले क्या दिल्ली में इंडस्ट्री है, यस सर दिल्ली में इंडस्ट्री है ना इंडस्ट्री दिल्ली में भी। क्या दिल्ली में कुछ माइनिंग हो रही है, नहीं हो रही, पर दिल्ली में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। नोएडा में इंडस्ट्री है, बिल्कुल है। क्या नोएडा में किसी तरह की माइनिंग हो रही है, नहीं हो रही, पर नोएडा में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है या नहीं है ना। तो हर तरह की इंडस्ट्री को आपस में मिलाकर हमने क्या बनाए, क्लस्टर्स बनाए। क्या बनाए, बहुत सारे क्लस्टर्स बनाए, आपस में जोड़ा गया उनको। तो मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कौन कौन से हैं, मेजर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मुंबई पुणे क्लस्टर। और मुंबई पुणे क्लस्टर किसके ऊपर बेस्ड है, एमएनसी कंपनियां जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी हैं, उन सब के लिए है ना, उन सबको बिलोंग करती है। तो माइनिंग तो नहीं हो रही, पर अदर इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे आकर जुड़ रही हैं। बेंगलोर तमिलनाडु, तो नो डाउट यहाँ पे माइनिंग होती होगी, इसलिए तमिलनाडु में अच्छी खासी माइनिंग होती है। हुगली रीजन एग्रीकल्चर बेस्ड है, जितना भी जूट आता है, जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है, चावल वीट ये सब चीजें। अहमदाबाद बड़ोदरा, अब सबको पता है माइनिंग भी होती है, कपड़ा भी बनता है, तो अहमदाबाद बड़ोदरा वहां पर इस्तेमाल हो जाती है इंडस्ट्री। छोटा नागपुर, अब छोटा नागपुर सबको पता है माइनिंग होती है, सबसे बड़ी चीज कोयला है ना, कोयला। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, तो ये भी किसके लिए, इंडस्ट्रियल चीजों को सप्लाई करने के लिए, यहां पर भी माइनिंग होती है। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ। अब ये वाला देखोगे तो ये वाला रीजन कौन सा है, नो डाउट सबको पता है कि सर यहाँ पे अदर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, अदर छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं। मेरठ की बात करोगे तो मेरठ में आपके स्पोर्ट्स के गुड्स सामान बनते हैं, ठीक है। दिल्ली गुड़गांव आपको पता है एमएनसीज के काम आती हैं। और सबसे बड़ी बात, जितना भी लेबर है एक तरह से देखा जाए तो एमरेली, सॉरी यूपी वाले बुरा मत मानना, पर बहुत सारा लेबर कहीं ना कहीं एनसीआर वाले पार्ट से ही दिल्ली और गुड़गांव पहुंचता है, सीधी सिंपल बात है। कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, तो ये भी किसके लिए, माइनिंग वाले एरिया के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्लस्टर क्या, सारी इंडस्ट्रीज को आपस में मिलाकर तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर कौन कौन से आपसे अगर कभी पूछे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो आपको सिटी के नाम के हिसाब से ही चीजों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहां कहां पर ये क्लस्टर्स हैं आप लोग देख रहे हैं। इन्हीं क्लस्टर्स के आसपास आपको क्या दिखेगा, माइनिंग रीजन्स दिखाई देंगे ज्यादातर, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा रीजन कहां कहां पर है। जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये पूरा ग्रीन वाला पार्ट, यहां से क्या मिल रहा है आपको, आयरन ओर मिल रहा है। जितना ब्लैक स्पॉट्स हैं यहां से आपको क्या मिल रहा है, आयरन ओर का एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे विशाखापट्टनम क्या हो रहा है, आयरन ओर का एक्सपोर्ट हो रहा है। पारादीप आयरन ओर का क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मोरगांव आयरन ओर का एक्सपोर्ट हो रहा है। फिर आता है रेड कलर के डॉट जो है, जितने भी रेड कलर के हैं यहाँ से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का एक्सपोर्ट हो रहा है। माइका जहां पे भी स्क्वायर शेप है, जैसे ये क्या है, माइका वाला पार्ट है। गया हजारीबाग क्या है, माइका है। फिर आता है बॉक्साइट, कहां से निकले, जहां पे स्टार, कटनी, कटनी मार्बल सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। बिलासपुर, ठीक है। अमरकंटक, ये सब क्या है आपके बॉक्साइट वाले रीजन है। फिर आता है आपका कौन सा, आयरन ओर माइंस। आयरन ओर माइंस जो आपके स्क्वायर शेप्ड है, स्क्वायर शेप, जैसे यहां पर खेंजड़ू जो छोटा नागपुर के रीजन में आता है, ठीक है। यहां पे आता है कौन सा, अब पता नहीं एग्जैक्ट नाम यहाँ पे पढ़ने में नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं। यहां पर एक रीजन आया दुर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे कोल एंड आयरन डिपॉजिट्स किस किस जगह पर है, कौन कौन से स्टेट्स में, वो आपको दिख रहा है, इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे ज्यादा कुछ याद करने के लिए है नहीं, सीधा सिंपल सा हिसाब है, कौन से स्टेट्स में कौन सी चीज है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, क्लस्टर बेटा रीजन, कोई एक पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं नोएडा दिल्ली क्लस्टर, तो नोएडा दिल्ली क्लस्टर मतलब वो एक ऐसा रीजन हो गया जहां पर सारी की सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लस्टर। क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे क्लस्टर, ठीक है। उस पूरे एरिया में क्या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिए जाएंगे ताकि सप्लाई इजी हो जाए, उसको, उस एरिया को, उस पूरे पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्लस्टर बोलेंगे,
ठीक है। सेम यहाँ पे नॉन मेटेलिक लीजन आते हैं, लाइमस्टोन, माइका, डोलोमाइट, ये सब जिप्सम, कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सब यहाँ से मिल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्टेट याद करने और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। माइका भी बेटा एक तरह का मेटल ही है, मेटल है एक तरह का, सॉरी नॉन मेटेलिक का एक पार्ट है। चलो, अब कौन सा एरिया किसके लिए फेमस है, कौन सा स्टेट किसके लिए फेमस है, ये आपको याद रखना जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे। सबसे पहले मैग्नीज, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात एंड राजस्थान। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस है, जिसमें सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे कम और लास्ट में सबसे कम। कॉपर, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, ठीक है, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड। आयरन, उड़ीसा, झारखंड बेल्ट, ठीक है, दुर्ग, बिस्तर और चंद्रपुरा बेल्ट, मतलब जो छोटा नागपुर वाला रीजन है एक्चुअल में उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। भेलई, अरे यार यहाँ पे मार्कर चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। चिकमंगलूर और टुमकू बेल्ट साउथ इंडिया में। फिर आता है गोल्ड, गोल्ड सबसे ज्यादा कर्नाटक में आता है, ये सबको पता ही है। देन राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। लाइम स्टोन, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। माइका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार एंड झारखंड। जिप्सम, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात। तो डायरेक्टली आपको याद करना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको डायरेक्टली आप याद नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो देखो ट्रांसपोर्ट तीन तरीके के होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। पहला लैंड, वाटर एंड एयर। एयर सिंपल है, डोमेस्टिक एयरलाइंस एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, ये याद करने वाली भी चीज नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट जो भी आपके एयरपोर्ट होते हैं ना वो आपको याद करने जरूर, क्या आपको याद करने, इंपॉर्टेंट जो एयरपोर्ट्स होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं उनको याद रखना। लैंड के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले रोडवेज सबको पता है, सड़क, फिर रेलवे, फिर पाइपलाइन। आप कहोगे सर पाइपलाइन से क्या सप्लाई होता है। नॉर्मली पाइपलाइन का जो यूज होता है, वैसे तो सबका यूज होता है, नॉर्मली यहाँ पे आप रोड की इस्तेमाल कैसे करते हो, सामान पहुंचाने के लिए, लोगों को पहुंचाने के लिए। रेलवे सामान पहुंचाने के लिए, लोगों को पहुंचाने के लिए। पाइपलाइन का इस्तेमाल होता था केवल गुड्स के लिए। पर आज के टाइम पर अगर हम लोग बोलेंगे हाइपर लूप, हाइपर लूप का इस्तेमाल क्या हो रहा है, लोगों को पहुंचाने के लिए हो रहा है। आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुना होगा महाराष्ट्र में हम लोगों ने टेस्ट किया, फिर कौन है वो आईआईटी मद्रास या बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने फिर से वो टेस्ट किया, एक हाइपर लूप तैयार किया अपना। नॉर्मली अगर गुड्स के बारे में बात करेंगे तो फ्यूल हो सकता है, सामान हो सकता है, गैस, ऑयल, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट आज के टाइम पर इंसान भी एक से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, ठीक है, तो इंसानों के लिए भी हो रहा है। वाटर तो एक इनलैंड होता है जो कि आपका नदियों में होता है, एंड ओवरसीज मतलब कि जो आपका समुद्र में होता है। तो यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, और इनलैंड आपके जो नेशनल वाटरवे हैं वो आपको याद करने हैं। कौन से जो नेशनल वाटरवे हैं रिवर्स में, वो आपको याद रखने हैं। तो एक एक करके सब देखते हैं। सबसे पहले रोड के बारे में बात करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड का, अगर हम लोग देखा जाए तो, आफ्टर अमेरिका, आफ्टर अमेरिका। बट अमेरिका और इंडिया में केवल एक ही फर्क है, अमेरिका की सड़कें बेहतरीन, खूबसूरत, मजेदार, एकदम मक्खन मलाई, सपासट दौड़ते चले जाते हो। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हाईवेज तो थोड़े बहुत ठीक ठाक है, बट जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो बहुत खराब स्थिति में है। और स्टेट हाईवेज के साथ साथ जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपके होते हैं, सिटी हाईवेज जो होते हैं, सिटी रोड होते हैं, वो बहुत ज्यादा खराब है। बेटा डोमेस्टिक का मतलब देश के अंदर उड़ने वाली फ्लाइट्स, और इंटरनेशनल मतलब दुनिया भर में घूमने वाली फ्लाइट्स। आपको सिर्फ एयरपोर्ट याद करने हैं उसमें, सारी चीजें नहीं, ठीक है। तो इंडिया में नेशनल हाईवेज तो फिर भी थोड़ा अच्छे हैं। फाइनली सबसे पहली बात आती है गोल्डन क्वाड्रेटर की।
एक्चुअल में इसकी शुरुआत की गई थी अटल जी के टाइम पर। किसके टाइम पर? अटल जी के टाइम पर। तो आपको पता ही है, दिल्ली से कनेक्ट करता है मुंबई, मुंबई से कनेक्ट करता है चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस दिल्ली। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा एक और बनाई गई रोड, वो कौन सी बनाई गई? नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट आपस में कनेक्ट करने के लिए। और वो कहां से थी? श्रीनगर से कन्याकुमारी एंड पोरबंदर से सिलचर, आपस में क्या कनेक्ट करने के लिए ये भी एक सड़क बनाई गई थी। तो ध्यान रखना, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट को भी आपस में कनेक्ट किया गया। ये सारा काम किया गया था अटल जी के टाइम पर, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था भारतमाला एंड सागरमाला। वैसे तो नाम दिया था हम लोगों ने स्वर्णिम चतुर्भुज या नेशनल हाईवेज के नाम से इसको जाना था, बट अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर हम लोग इसको नाम देते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट। क्या देते हैं? भारतमाला। क्या नाम देते हैं? भारतमाला एंड एक है हमारी सागरमाला। कौन सी? सागरमाला प्रोजेक्ट। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का काम क्या है कि भारत का जितना भी बॉर्डर एरिया, इस पूरे बॉर्डर एरिया पर क्या की जाए? सड़क बना दी जाए। और सागरमाला जितना भी बॉर्डर एरिया हमारा समुद्र के आसपास का, यहाँ पर चारों तरफ सड़क बनाई जाए, ताकि क्या किया जाए? मान लो कभी बॉम्बे पोर्ट काम ना कर पाए, किसी वजह से काम ना कर पाए, तो यहाँ पे अगर सड़क होगी तो हम लोग सड़क से सामान पहुंचा देंगे कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, गोवा का पोर्ट काम नहीं करे तो हम लोग उसे मैंगलोर पहुंचा सकते। तो इसलिए सागरमाला प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली ये जो हाईवेज हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे कौन लीड करता है या किसके कंट्रोल में आता है? NHAI के कंट्रोल में आता है। ठीक है, स्टेट हाईवे बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। डिस्ट्रिक्ट हाईवे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। अदर रोड्स जैसे कि आपके क्या बोलते हैं उसे, क्या नाम है उसका, पंचायतों की सड़क होती है, गांव की सड़क होती है, तो वो सब है। एंड फिर आता है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड के बारे में बात करेंगे तो BRO के कंट्रोल में आता है। किसके? BRO के कंट्रोल में आता है। कभी भी आप जम्मू कश्मीर जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नेशनल हाईवे का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेस वे। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे में जो ट्रेवल स्पीड होती है वो आपकी बढ़ जाती है करीब। ठीक है, एक्सप्रेस वे में जो ट्रेवल स्पीड होती है आपकी वो बढ़ जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपके एक्सप्रेस वे होंगे वहां पे आपको टू व्हीलर्स ले जाने की परमिशन नहीं होती, केवल आप नॉर्मल जो फोर व्हीलर्स होंगे उन्हीं को लेकर जाओगे। क्लियर है? क्या? उन्हीं को लेकर जाओगे। फाइनली इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो आप याद रखो। नेशनल हाईवे 44। ठीक है, अर्लियर जिसे हम लोग नेशनल हाईवे 7 के नाम से जानते थे। टोटल लेंथ कितनी है? 4112 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात यह कि ये लॉन्गेस्ट है। कैसा है? लॉन्गेस्ट है। फिर आता है नेशनल हाईवे 27 पोरबंदर से सिलचर। नेशनल हाईवे 48 जिसे पहले NH8 बोलते थे, दिल्ली से चेन्नई। फिर आता है नेशनल हाईवे 27 2317 सिंगलूर पंजाब और अखनूर होते हुए कहाँ जाता है? कर्नाटक जाता है। फिर आता है नेशनल हाईवे 730। ठीक है, जिसे पहले 211 बोलते थे, 221 बोलते थे। सीतागंज से इन उत्तराखंड से लेकर कहाँ तक जाता है? इब्राहिम नाम आंध्र प्रदेश तक जाता है। फिर आता है नेशनल हाईवे 16 जिसे NH5 बोलते थे, कोलकाता से चेन्नई। फिर आता है नेशनल हाईवे 66, केवल इंपॉर्टेंट ही याद रखेंगे, जिसे 17 बोलते थे पहले, मुंबई से कन्याकुमारी जाता है। फिर आता है नेशनल हाईवे 19, ठीक है, जिसे पहले 20 बोलते थे, दिल्ली से कोलकाता जो जाता है। फिर आता है नेशनल हाईवे 34 जो कि गंगोत्री डैम यूके मतलब उत्तराखंड से हमारा लखनऊडन जाता है, मतलब लखनऊडन MP में जाता है। क्लियर? तो ये केवल इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनको आप लोगों को याद रखना थोड़ा सा जरूरी है। फिर आता है हमारी रेलवे लाइंस। रेलवे लाइंस हैं 3 तरीके की, एक आती है ब्रॉड गेज, फिर आती है मीटर गेज एंड फिर आती है नैरो गेज। नैरो गेज ऑलमोस्ट एंड है, इस पर सिर्फ चलती हैं अब आज के टाइम पर टॉय ट्रेन।
क्या चलती है? केवल और केवल टॉय ट्रेन चलती है। क्या चलती है? हमारी टॉय ट्रेन चलती है। टॉय ट्रेन ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि टॉय ट्रेन आज के टाइम पर आपकी शिमला में चल रही है, दार्जिलिंग में चल रही है, और एक चल रही है आपकी नीलगिरी में। ठीक है, तो 3 जगह पर चल रही है। दार्जिलिंग, शिमला एंड नीलगिरी। कहां पर? नीलगिरी में। तो दार्जिलिंग, शिमला एंड नीलगिरी 3 चल रही हैं, वो आपको लोग ध्यान रखना, टॉय ट्रेन। इसके अलावा नैरो गेज पूरा का पूरा हम लोगों ने बंद कर दिया है। क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। बचा हुआ थोड़ा बहुत मीटर गेज है, मीटर गेज भी ऑलमोस्ट एंड है। ऑलमोस्ट एंड होने वाला है अभी ये। कुछ पार्ट्स में माउंटेन एरियाज में ये बचा हुआ है, बाकी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं। बचा है हमारा मीटर गेज, सॉरी ब्रॉड गेज, जहां पे आज के टाइम पर हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारी अब सारी की सारी लाइंस इसी पे चल रही हैं। आज के टाइम पर वैसे देखा जाए तो ये डेटा भी अपडेट हो चुका होगा, करीब करीब ये आज के टाइम पर 64,500 समथिंग के आसपास कुछ जा रहा होगा जहां तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट्स आज के टाइम पर तैयार हो रहे हैं। तो रेलवे इन इंडिया के बारे में बात करेंगे तो मेन ट्रांसपोर्ट के रूप में आता है, और 19 जोन्स इसके आते हैं। कौन कौन से जोन है तो सबको पता है, इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, कुछ समझाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डायरेक्टली ये चीज़ें याद करनी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझाना पड़े। सेंटर रेलवे मुंबई में है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ठीक है, ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर, ईस्टर्न रेलवे फेरिल पेरिस कोलकाता, ठीक है, कोंकण रेलवे नवी मुंबई, मेट्रो रेलवे कोलकाता, तो ये मेट्रो को लेकर है इसलिए। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे मालेगांव गुवाहाटी, यहाँ पर मैं जा चुका हूँ, बहुत अच्छी जगह, बड़ी पसंद है मुझे। फिर आए नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, नॉर्थ कोस्टल रेलवे विशाखापट्टनम, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर, नॉर्थ ईस्टर्न सॉरी साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रिच कोलकाता। फिर आता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हुबली, साउदर्न रेलवे चेन्नई सेंटर, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, एंड लास्ट में आता है आपका कौन सा? वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्च गेट। रेलवे को लेकर कुछ बात कर लेते हैं। 4 लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है आफ्टर यूएस चाइना एंड रशिया, आफ्टर यूएस चाइना एंड रशिया। कालका टू शिमला, हाँ बिल्कुल वही, वो टॉय ट्रेन वाले की बात हो रही है। क्लियर? ट्राम गाड़ी आज के टाइम पर नहीं काउंट की जाती, उसे ऑलमोस्ट हम लोग खत्म ही कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, कोलकाता में केवल चल रही है, वो भी केवल नाम मात्र के लिए चल रही है, वैसे ऑलमोस्ट यूज कहीं नहीं हो रही है। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट के बारे में बात करते हैं तो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़, ये हमारा लॉन्गेस्ट क्या है? रेलवे रूट है, ठीक है। ऑलमोस्ट 75 आवर्स का टाइम लगता है, लगभग लगभग 3-3.5 दिन से ज़्यादा। फिर आता है शॉर्टेस्ट रूट, तो ये कौन सा हमारा? बरकाना से सिधवा पैसेंजर एक जाती है, जो कि झारखंड में सबसे छोटा रूट है, 6 किलोमीटर का। फिर आता है हमारा इंडियन रेलवे का एग्जिस्टिंग लॉन्गेस्ट, तो देखा जाए कब स्टैब्लिश हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। पहली चली थी कहाँ? मुंबई से पोरबंदर थाने, ठीक है, सबको पता है, बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ये सब लर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा। किसने बोला याद नहीं करना पड़ेगा? सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या रिपीट हुआ? NH-27 2 बार रिपीट हुआ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हटा देना उसे एक बार भाई। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज, तो ये सबको पता है, चेनाब
इसमें किसी को कुछ सोचने की जरूरत है नहीं है, हाईएस्ट है ऑलरेडी न्यूज में। और सोचो इतना न्यूज में है, इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद भी अभी भी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है, अभी भी 100% फंक्शनल कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं है 100% फंक्शनल कंडीशन में? रीजन, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर चेक्स होंगे इसके ऊपर, तब जाकर हम लोग इसको यूज करना शुरू करेंगे। ठीक, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका? गोरखपुर में, सबको पता है, इसमें भी कुछ कहने वाली बात नहीं है। ये बेसिक से फैक्ट हैं जो आपको बचपन में पढ़ने को मिलते थे। इंडियन रेलवे जो यूनेस्को हेरिटेज साइट में आता है, तो आपको पता है 3 जगह आती हैं, अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले दार्जिलिंग हिमालय बताया था, छत्रपति, एक तो वही हो गया क्योंकि वो टॉय ट्रेन वाला पार्ट है। दूसरा आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई का एक तरह से कहा जाए तो आपका वो है, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, ठीक है, वहां का रेलवे स्टेशन। फिर आता है नीलगिरी माउंटेन रेंज, एंड फिर आता है कालका शिमला। तो 3 तो हो गए आपके टॉय ट्रेन वाले रीजन, और एक हो गया आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, आर्च ब्रिज कैसा होता है बेटा? आर्च ब्रिज होता है इस तरीके का, ऐसा होता है आर्च ब्रिज। ये ब्रिज है और नीचे की तरफ एक आर्च बना होता है सपोर्ट करने के लिए, इस तरीके का। ठीक है, इसे कहते हैं आर्च ब्रिज। क्लियर है आर्च ब्रिज कैसा होता है? चलो, फिर पीर पंजार इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, जो कि 11.25 किलोमीटर का है, और सबसे बड़ी बात रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है, रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है मोदी जी के थ्रू, ध्यान रखना ये चीज। कुछ और फैक्ट, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है आज के टाइम पर? वंदे भारत है। फास्टेस्ट ऑपरेटिंग ट्रेन कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस है। अब दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि ये प्रेजेंट में वर्किंग कंडीशन में, और फास्टेस्ट तो वंदे भारत भाग सकती है पर उसको यूटिलाइज नहीं करें हम लोग। ये फास्टेस्ट चल सकती है बट अभी 100% यूटिलाइजेशन इसका नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली। ये है बात का सारी। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, ये आपको पता चली गया, गोरखपुर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये तो यार ऐसी बात है बेकार की कि हम लोग पहला बुलेट ट्रेन यहां पर लेकर आने, बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन प्रोसेस की वजह से डिले हो गया, जो कि 2026 में, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में आना था। आज के टाइम पे 2026 की जगह पर मे बी 2030 तक जाएगा वर्किंग। गुजरात से मुंबई के लिए बनाना था। अब गुजरात वाला जो पार्ट है वहां पे काम पूरा हो गया, और मुंबई वाले पार्ट में काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, और गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से वहां पर काम रुक गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो फंडिंग दी थी वो फंडिंग भी रुक गई। उन्होंने बोला यार तुम्हारे यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, हम तो नहीं कर सकते फंडिंग, हमारा पैसा फंस जाएगा। 2 साल तक, 2.5 साल तक काम रुका रहा है। फिर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज हुई एंड दोबारा से काम शुरू हुआ। अब 2.5 साल में महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो उस समय पर कम थी, अब वो बढ़कर 2 गुनी हो गई, टाइम पीरियड भी बढ़ गया। ठीक है, फाइनली इसके लिए जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है? जापान से मिला है, ध्यान रखना। जापान इसे डेवलप करने में हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली जो ट्रैक्स हैं उनमें अभी चेंजेस बहुत सारे बाकी हैं, और इतने लंबे ट्रैक्स को चेंज कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही रीज़न है कि हम लोग बुलेट ट्रेन के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा रीज़न यही है। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग बुलेट ट्रेन के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे ट्रैक्स बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और बुलेट ट्रेन के लिए प्रॉपर न्यू ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक, हमारे पुराने ट्रैक्स में वो काबिलियत नहीं है, और यही रीज़न है कि कई बार ट्रैक्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कई बार ट्रेन के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। अब कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं मिसहैपनिंग के, पर कोई बात नहीं। फिर एक क्या आता है, डायमंड कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट, जो कि चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई को आपस में क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। ठीक है,
इंडिया की क्या करूं? और बताओ, और कोई वर्ड है क्या मेरे पास यूज करने के लिए अनफॉर्चुनेट के अलावा? हाँ, जापान ने बुलेट ट्रेन गिफ्ट की है, बिल्कुल, एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप जेस्चर दिखाया है। पर उसके पीछे रीजन ये है कि अगर इंडिया को एक बार जापानीज बुलेट ट्रेन की आदत पड़ गई तो हम लोगों को बिजनेस उनको ही देंगे, उन्हीं से बोलेंगे मेंटेनेंस, उन्हीं से बोलेंगे नई ट्रेन बनाने के लिए जो भी टेक्निक होगी हम उन्हीं से मांगेंगे। तो सारी की सारी बात किसकी है? टेक्नोलॉजी की है, कहानी तो उसी पर है, समझे? चलो फिर बात करते हैं पाइपलाइंस इन इंडिया। तो पाइपलाइन का यूज किसके लिए करते हैं सबको पता है भाई, इन सारे प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अरे म्यूजियम में नहीं रखेंगे यार भाई, वो ट्रेन हमें दी गई है यूज करने के लिए, वो ट्रेन हमें दी गई है रिसर्च करने के लिए, कि भाई एक ट्रेन आप यूज करो अपने ट्रैक्स पर इस्तेमाल करो, दूसरी ट्रेन भी क्या करो एज अ रिसर्च इस्तेमाल करो। बेटा ट्रैक कहाँ से लाएंगे? हमारी खुद की कंपनियां हैं इस काबिल, आज के टाइम पर ट्रैक्स बना रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं बन रहे, सब बन रहे हैं। मेरे थॉट्स पहलगांव अटैक पर बहुत सारे थॉट्स हैं, एंड मेरे थॉट्स थोड़े से क्रिटिकल एनालिसिस होता है, ठीक है, तो वो मैं करते हैं, अभी क्लास के बाद करते हैं उसके ऊपर बात, ठीक है, ये कर लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। तो इंडिया में 6 मेजर पाइपलाइंस हैं, अगर आप नोटिस करोगे ज्यादातर पाइपलाइंस आपके वही वाले रीजन्स हैं जो आप लोगों ने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पढ़े थे उन्हीं के आसपास हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है? नरकटिया टू बरौनी, बिहार वाला जो रीजन है वहां पर है। अरे ट्रायल क्यों नहीं होगा भाई, ट्रायल होगा, बिल्कुल होगा। अब ऐसा थोड़ी है बुलेट ट्रेन एक ही दिन में पहुंच जाएगी भाई, बहुत बड़ा कार्गो शिप जाएगा, उसमें आधा पार्ट आएगा फिर आधा पार्ट आएगा, एक दिन में थोड़ी आ जाएगी बुलेट ट्रेन, ये लो रख दी और ले आओ। ट्रेन बहुत बड़ी पार्ट है यार, छोटा मोटा पार्ट थोड़ी है, समझे? और ऐसा थोड़ी है कि केवल इंजन इंजन देंगे, इंजन के साथ 3-4 डब्बे भी आएंगे, कंप्लीट यूटिलाइजेशन है भाई, एक दिन में थोड़ी पहुंच जाएगी, अभी देंगे, देने आने में ही उसे 6-7 महीने लगेंगे, समझे? छोटी मोटी चीज नहीं है भाई, हमको लग रहा है जापान ने दिया है ऐसे, 6-7 महीने लग जाएंगे, हो सकता है उससे ज्यादा ज्यादा भी लग जाए, कोई माचिस की डिब्बी थोड़ी है जेब में रखकर ले आए। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी होंगी जिसको डिसमेंटल करके लाएंगे यहाँ पे आकर वापस से जोड़ेंगे। चलो, मुंबई टू कयोली, फिर एक आती है कौन सी, सलियातू मथुरा, तो ये ऑयल पाइपलाइन जाती है, आपने देखा होगा मथुरा और ऑयल रिफाइनरी वो वही है, ठीक है। फिर एक गैस पाइपलाइन है हजारी टू जगदीशपुर, फिर एक एलपीजी पाइपलाइन है, ठीक है, जामनगर टू लोनी, एंड फिर आता है कौन सा, कांडला टू भटिंडा पाइपलाइन। तो ये मेजर पाइपलाइंस हैं। फिर आते हैं हमारे वाटरवेज। सबसे पहले नेशनल वाटरवे 1, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, पर मैं इसको बताने से पहले आपको सीधे सीधे मैप दिखाऊंगा, ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सब आपको मैप में आसानी से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर पर है, हल्दिया से इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है, तो ये वाला है आपका, यहां से जा रहा है और इस तरीके से इस जगह तक, हल्दिया तक, तो ये हो गया नेशनल वाटरवे 1 आपका। एक और वाटरवे डेवलप करने की बात चल रही थी, वो चल रहा था यहां से हरिद्वार से, हरिद्वार या ऋषिकेश से कहां तक, आपके इलाहाबाद तक, बनारस तक, सॉरी बनारस तक, ठीक है, वो यूपी डेवलप कर, यूपी गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है। एक और डेवलप करने की बात चल रही थी जिसे टूरिस्ट के लिए भी यूज किया जाएगा और वैसे भी यूज किया जाएगा, वो था दिल्ली से आगरा और फिर आगरा से इलाहाबाद, वो चल रहा था यमुना नदी पर यमुना नदी की कंडीशन इतनी खराब कर रखी कि यूज नहीं कर सकते। फिर आता है दूसरा ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, कहां पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर, डुबड़ी से शादी है, यहां से यहां,
ठीक है। फिर आता है हमारा नीचे की तरफ नेशनल वाटरवे 3, जिसे हम लोग कहते हैं वेस्ट कोस्ट कैनाल। ठीक है, कोल्लम से कोल्लापुरम, कहां से? कोल्लम से कोल्लापुरम, ये वाला पार्ट। क्लियर। फिर आता है 4 गोदावरी कृष्णा कैनाल। तो गोदावरी और कृष्णा नदी को आपस में जोड़ने की बात चल रही है, तो ये जो कनेक्टिविटी है इसको बोला जा रहा है। अब इस कैनाल को बनाने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जो पानी समुद्र में जाना है वो पानी एटलीस्ट आपस में जुड़ जाएगा, तो और ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। फिर आता है 5 ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल। कौन सा? ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल। यहां पे ब्राह्मणी नदी है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बीच में इसको कनेक्ट करने की बात चल रही है। नीचे की तरफ महानदी से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर कैनाल्स हैं। एक और है जो हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, जिसे नेशनल वाटरवे 6 कहेंगे, बराका रिवर पर। ये वही बराका रिवर है जो यहां से जाती है और यहां पे आकर क्या बांग्लादेश में मेघना बन जाती है। तो इस नदी पर भी इसको जोड़ने की बात चल रही है। इसी नदी के इस्तेमाल को इंडिया ने बोला था कि यार ये नदी हमें इस्तेमाल करने दो, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस्तेमाल कर पाना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम पर, सबको पता है क्यों। ठीक है। फिर आते हैं हमारे सी पोर्ट्स। मेजर सी पोर्ट्स कितने हैं? 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं हमारे। उनके नाम क्या क्या है सामने, पर इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोग यहां पे सुनेंगे। ठीक है, बिल्कुल जापान का मोटिव क्यों नहीं होगा? ठीक है, बिल्कुल। हुबली लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है? हुबली है भाई, मुझे तो जहां तक पता है गोरखपुर है। हुबली कब हुआ मुझे भी नहीं पता। देखो, जापान का सीधा सीधा मोटिव ये है कि इंडिया अगर हमारी बुलेट ट्रेन यूज करेगा, एक बार अगर आदत लग गई आपको जापानीज बुलेट ट्रेन की, टेक्नोलॉजी का पता चल गया, तो आप क्या करोगे? जापान के साथ ही बात करोगे ना, यार हमें टेक्नोलॉजी शेयर करो, हमें अपनी और टेक्नोलॉजी बाकी इंफॉर्मेशन शेयर करो, और कैसे बनानी है वो सब बताओ। जापान को मेन बेनिफिट वो होगा ना टेक्नोलॉजी का, कि कल जब टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी, मेंटेनेंस होगा, कुछ भी होगा, तो इंडिया हमसे हेल्प मांगेगा हर जगह पर। और उस समय पर देखो, जापानीज इस्तेमाल करते हैं बनिए का दिमाग। कुछ लोग होते हैं आज कमा लिया कल मतलब नहीं अपने को, अमेरिकन जैसा, कि आज कमा लो और फिर इनको किसी तरह से चक्कर में फंसा लो अपने, कि अब तो ये हमारे पास ही आएंगे। जापानीज कहते हैं नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, उस टैगलाइन के हिसाब से, है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सीडीएस का रिजल्ट आउट हो गया, क्या बात कर रही हो, सच में? सुहानी मैडम, अरे सच में हुआ है क्या सीडीएस का रिजल्ट आउट? किस किस का हो गया भाई? अरे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म ज्यादा है यार। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म क्या बता, पता नहीं क्या चल रहा है तुम लोगों का भाई। मैं लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म चल रहे हैं यहाँ पे, क्या चल रहा है भाई? ये आपस में डिसाइड कर लो। इंडिया हमेशा से अट्रैक्टिव रहा है, हर चीज के लिए अट्रैक्टिव रहा है। हाँ, किया तो इंटेंशनली किया है, टेलीग्राम ग्रुप में आया। ओके, ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं क्लास में हूँ, मुझे पता चल जाता तो मैं भी टेलीग्राम ग्रुप पे अब तक शेयर कर देता चलो, ठीक है। लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र सबसे पहले। ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, जिसे कलकत्ता पोर्ट भी कहते हैं हम लोग। फिर आता है न्यूएस्ट पोर्ट आज के टाइम पर, तो कौन सा है? नदवाना पोर्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कई सारे पोर्ट है, ध्यान रखना, और ज्यादातर मुंबई के आसपास है। डीपेस्ट पोर्ट इंडिया का कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। क्या कौन सा? विशाखापट्टनम है। फिर आता है बिजिएस्ट पोर्ट, सबसे ज्यादा बिजी कौन सा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट है, ठीक है, जिसे नावा सेवा पोर्ट भी कहते हैं, महाराष्ट्र। ये भी मुंबई के पास ही स्टेब्लिश है। क्लियर। फिर आता है प्राइवेट मेजर पोर्ट, तो ये कौन सा? मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट आपने सुना होगा, अभी हम लोग बात कर भी रहे थे, अडानी पोर्ट, ठीक है, जो कि एक
इकोनॉमिकल स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है। फिर आता है पोर्ट विद ट्रांसशिपमेंट। अब ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? जहां पे बड़े बड़े कंटेनर्स ड्रॉप किए जाते हैं और वहां से दूसरे शिप में उसे लोड किया जाता है, तो ट्रांसशिपमेंट। वैसे तो ट्रांसशिपमेंट हर एक पोर्ट पे होता है, पर सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो कौन सा हमारा? कोची इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट एंड वल्लरपडम कोची पोर्ट। तो ध्यान रखना, कोची एंड कोची पोर्ट दोनों ही यहां पर आते हैं। अब कहां कहां पर कौन सा है? कांडला पोर्ट, सबको पता है कौन सा स्टेट है ये? गुज्जू भाई। मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावा शेवा, दोनों ही महाराष्ट्र। मोरगांव पोर्ट, गोवा। ठीक है। न्यू मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटक। ठीक है। कोची पोर्ट, केरला। ठीक है। तुतीकोरिन, तमिलनाडु। एंड चेन्नई पोर्ट भी सेम तमिलनाडु। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर, ये सबको पता है, आज के टाइम पर पोर्ट ब्लेयर भले ही बोल रहे हो, पर ये क्या है? श्री विजयपुरम है। फिर आता है कौन सा? एरुना पोर्ट, तो ये कहां पर है आपके? अरे चल जा भाई, तमिलनाडु में ये, वैसे तो ध्यान रखना ये तमिलनाडु, यहां पे ध्यान रखना। फिर आता है विशाखापट्टनम, ये सबको पता है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फिर आता है कौन सा? पारदीप, कहां पे? उड़ीसा। एंड कोलकाता या हादिया, तो सबको पता है वेस्ट बंगाल। कौन सा पोर्ट किसके लिए फेमस है? ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये भी नोट कर लो आप लोग चाहो तो। बिगेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, नावा सेवा। फिर आता है चेन्नई पोर्ट, सबसे पहले तमिलनाडु में किसके लिए इस्तेमाल होता है? राइस, टेक्सटाइल, लेदर एंड गुड्स के लिए, ईस्टर्न कोस्ट पर है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कहां पर कौन सा है, ईस्टर्न कोस्ट कौन सा, वेस्टर्न कोस्ट। फिर इन्नूर पोर्ट, तमिलनाडु, आयरन और पेट्रोलियम, कोल एंड केमिकल्स के लिए होता है। ठीक है। कोलकाता पोर्ट, वेस्ट बंगाल, जूट, स्टील, आयरन और। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र, टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड कारपेट। कांडला पोर्ट, गुजरात, टेक्सटाइल, मैग्नीशियम, मशीनरी, लेदर, ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट्स। कोची पोर्ट, केरल, टी, कॉफी एंड स्पाइसेस। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार, फिश। न्यू मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटक, अभी हम लोगों ने देखा ही था। मोरगांव पोर्ट, गोवा, अभी हम लोगों ने देखा आयरन ओर के लिए। मुंबई पोर्ट, महाराष्ट्र, अभी हम लोग बात कर रहे थे, टेक्सटाइल, मैग्नीशियम, मशीनरी, लेदर, ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट्स। पारदीप पोर्ट, उड़ीसा, आयरन और, आयरन एंड एल्युमिनियम, ठीक है। तूतीकोरिन पोर्ट, तमिलनाडु, सॉल्ट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, कोल। एंड विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश, कोल, एल्युमिनियम, ऑयल एंड कोल। कोई बात नहीं बेटा, आप पास हो जाओगे, चिंता क्यों कर रहे हो? जो पढ़ाया है उसको मेहनत से पढ़ोगे, सब पास होंगे। ठीक है बेटा, सीडीएस एफकेट का सिलेबस सेम नहीं होता, पर चीजें सिमिलर ही रहती हैं। बस ये सीडीएस में थोड़ा सा डीप पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, सीडीएस में थोड़ा सा डीप पढ़ते हो, पर मैं इतनी गारंटी कह रहा हूं, एफकेट की अगर मेरी क्लास किसी ने पढ़ी है, अगर कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा ना, तो सीडीएस का 50% सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम सही से रिवीजन करके जा रहे हो, सही से प्रैक्टिस करके जा रहे हो, 50% क्वेश्चन लगा के आओगे, 100% गारंटी दे रहा हूं। तो फाइनली बाकी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, लोकेश सर को कृपया कर ज्वाइन करें। एंड आज हमारा ज्योग्राफी का होता है दी एंड। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री शुरू होगा, और कल अगर मान लो मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास ली आपकी, तो कल 100% है कि हम लोग आपका प्रैक्टिस करेंगे। एंड हाँ, कुछ लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो यार प्लीज रिक्वेस्ट है, ये पर्सनल वाले चैनल पे कनेक्ट कर लेना क्वेश्चन पूछने के लिए। बाकी तुम लोग डायरेक्टली ऑफिशियल चैनल पे कनेक्ट हो ही जाते हो। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो डायरेक्टली मेरे से यहाँ पे पूछ सकता है।
क्लियर है? चलो, तो फाइनली अब आपकी इंग्लिश की क्लास है इसके बाद। चलो, तो फाइनली मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।